नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के सिद्धांत और वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। सबसे पहले हम बाल विकास के सिद्धांतों को देख लेते हैं। जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि यह परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को विकास के सिद्धांत कहा जाता है। विकास के सिद्धांत इस प्रकार निम्नलिखित हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं विकास के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, पर यह गति कभी तीव्र कभी मंद होती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, शिशुआवस्था में होता है, तो उसकी जो शारीरिक गति है वो बहुत तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो बढ़ता है। फिर पूर्व बाल्य अवस्था में थोड़ी जो है ना शारीरिक गति वो मंद पड़ती है, फिर उत्तर बाल्य अवस्था में भी और मंद पड़ जाती है। लेकिन किशोर अवस्था आते आते बच्चे में अचानक शारीरिक गति बहुत तेज़ी से हो जाती है और इस तरह जो है ना विकास निरंतर चलता रहता है, कभी धीमा कभी तीव्र, इस तरह से निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत। अगला है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है और यह भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत बनी रहती है। जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, बच्चा 1 साल के लगभग चलना शुरू कर देता है, लेकिन कई बालकों को आपने देखा होगा कि वो 1 साल के हो गए हैं लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहे, 1.5 साल के बाद चल पाते हैं और कई बालक 1 साल से पहले ही चल लेते हैं। तो ये उनकी डेवलपमेंट विकास की गति होती है, जो अलग अलग जो बालक हैं उनमें अलग अलग होती है। कोई पहले मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, कोई थोड़ा बाद में परिपक्व होता है। तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। अगला है जो सिद्धांत है वो है विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक, मोटर और भाषा संबंधी आदि विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इस सिद्धांत का मतलब कैसा है कि जैसे बच्चे में कोई भाषा का विकास हो रहा है तो वो एक निश्चित क्रम में होगा। जब वो जन्म लेता है तब वो केवल रोता है ना। उसके बाद जब वो 3 महीने का होता है तो वो एक तरह की आवाज़ें निकालता है, अजीब तरह की आवाज़ निकालता है, गले से विशेष प्रकार की आवाज़ें वो निकालने लगता है। 6 महीने के आते आते वह आनंद की ध्वनि, मुस्कुराहट करता है, हंसी की ध्वनि निकालता है। 7 महीने के आसपास वो अपने माता पिता को पा, माँ, बा, दा इन शब्दों का प्रयोग करके बुलाता है। तो इस प्रकार जो विकास का सिद्धांत है वो एक क्रम में चलता है, धीरे धीरे स्टेप करके बढ़ता है, एक क्रम में चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगला है विकास दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का जो विकास है वो सिर से पैर की दिशा की ओर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बालक का जब जन्म होता है तो उसका जो सिर है वो बहुत भारी होता है और बाकी जो शरीर के अंग हैं उसके अनुपात में जो सिर है काफ़ी ज़्यादा वजन का होता है और बाकी शरीर के जो अंग हैं वो छोटे होते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा विकास है वो सिर है उससे लेके पैर तक होते हैं। और आपने जैसे देखा ही होगा कि जो बालक है वो सबसे पहले रेंगता है, वो हाथों से चलने की कोशिश करता है और पैर उसके इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते और फिर धीरे धीरे जब पैरों की शक्ति आती है तब वो चलना सीखता है। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि वो पहले उसके हाथ मजबूत हो रहे हैं, हाथ पर कंट्रोल आ रहा है और फिर उसके जो पैर हैं उस पर कंट्रोल आ रहा है। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है और उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण सीखता है। अब क्या होता है कि जो बच्चा है सबसे पहले वो कोई चीज़ उठाने को जाएगा तो पूरे शरीर के साथ जाता है, कोई चीज़ पकड़ने जाएगा पूरे शरीर के साथ जाएगा।
लेकिन धीरे धीरे वह सामान्य की ओर बढ़ता है। जैसे कोई चीज़ उसे उठानी हुई, फिर धीरे धीरे उसके अंग विकसित होंगे तो वह हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, हाथों से उठा लेगा, अपनी भुजाओं से उठाएगा। तो इस तरीके से पहले संपूर्ण शरीर का विकास होता है, फिर सामान्य अंगों का विकास होता है। जैसे पहले हाथ में जो है ना हथेली का विकास होगा, फिर उसकी जो उंगलियां हैं उन पे मैच्योरिटी, उनमें परिपक्वता आएगी और उनकी जो कौशल है वो बढ़ेगा। जैसे जो छोटे बच्चों को ना राइटिंग की स्किल की प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि जो उनकी उंगलियां हैं, जो उनकी मोटर स्किल है वो इतने अच्छे से डेवलप नहीं होती है। तो ये होता है एकीकरण का सिद्धांत। अब हम आगे चलते हैं, अगला सिद्धांत ले लेते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बालक का अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा और वो अच्छे से संवेगात्मक विकास भी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसमें ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड रहती हैं और इनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अगला है व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। इस स्वरूप में व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब जो आपने देखा है कि जो दो बालक हैं या दो बालिकाएं हैं, वे एक दूसरे से अलग हैं, वे अपने आप से भी अलग रहती हैं। मतलब एक बालक है, एक बालिका है, वे एक दूसरे से भी अलग हैं, और दो बालिकाएं, दो बालक हैं, उनसे भी अलग हैं। सबकी अलग अलग जो है ना शारीरिक भिन्नता होती है, दिखावट में कैसे वो दिख रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, सब तरह से व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। और ये होता किस कारण है? ये जो है ना आनुवंशिक और जो हमारा परिवेश है उसके कारण होता है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मनुष्य की जाति हो, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। मतलब एक फिक्स पैटर्न होता है कि बच्चा पहले जब बच्चे का विकास होगा तब वह पहले रेंगेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि बच्चे का जन्म होते ही वह दौड़ने लग जाए। ऐसा नहीं होता कि वो कोई स्टेप छोड़ दे, उसका कोई पैटर्न है ना वो मिस कर दे। विकास की गति जरूर धीमी और तेज हो सकती है, इसका एक फिक्स पैटर्न होता है और मनुष्य जाति या पशु जाति का विकास उस पैटर्न के अनुसार ही चलता रहता है। तो इस सिद्धांत को है ना समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। अगला है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बच्चा पहले जो है ना सामान्य प्रतिक्रिया है, मतलब पहले पूरे शरीर का विकास होता है, फिर जो विशिष्ट टास्क करने के लिए जो मसल्स हैं वो उनमें जो है ना परिपक्वता आती है। तो ये होता है सामान्य व विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। और अगला है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जो मनुष्य का जीन है उससे जो चीज़ें आती हैं उसका क्या प्रभाव है और वातावरण का क्या प्रभाव है, इनके बीच इंटरेक्शन से जो है ना बालक का विकास है उस पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये सब देखा जाता है इस सिद्धांत में। तो यहाँ पर ये हमारे बाल विकास के सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं वंशानुक्रम की प्रक्रिया। मानव शरीर कोशों सेल्स का योग होता है। मतलब जो है ना मानव का शरीर उसमें बहुत सारी कोश होती हैं, सेल्स होती हैं। शरीर का आरंभ केवल एक कोश से होता है। जो हमारा जो शरीर है वो एक सेल से बनता है, जिसे हम संयुक्त कोश जायगोट कहते हैं। इंग्लिश में जायगोट नाम भी याद रखें क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो है ना जो मनुष्य का शरीर है वो एक कोशिका से बनता है, जिसे हम संयुक्त कोश या जायगोट कहते हैं। संयुक्त कोश दो उत्पादक कोश का योग होता है। इसमें क्या होता है कि ये दो उत्पादक कोशों से बनता है। उत्पादक कोश कौन कौन से? एक होता है पित्त कोश जिसे हम स्पर्म कहते हैं, और दूसरा होता है मातृ कोश जिसे ओवम या अंडाणु कहते हैं। इन दोनों के जो संयुक्त कोश से मिलने से जो है ना हमारा जायगोट संयुक्त कोश बनता है। पुरुष और स्त्री के प्रत्येक कोश में 23 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र होते हैं जो प्रत्येक महिला में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं।
इस प्रकार संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो संयुक्त कोश है, जायगोट है, उसमें 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें हमें बता दूं कि जो 22 जो पेयर हैं वो सेम रहते हैं, जबकि एक जो पेयर है वो अलग रहता है जो फीमेल और मेल में। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 22 जो सेम रहते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स कहते हैं। जो 22 पेयर होते हैं सेम, उनको ऑटोजोम कहते हैं। जबकि एक जो पेयर अलग होता है, जैसे जो फीमेल्स हैं उनमें वो पेयर होगा XX और जो मेल्स हैं उनमें वो पेयर होगा XY। ये जोड़ा निर्धारित करता है कि अगली पीढ़ी में जो बच्चा आएगा वो लड़का होगा या लड़की। अब आगे चलते हैं। हमारी सारी विशेषताएं इन 40 गुणसूत्रों, इन 46 क्रोमोसोम में निहित होती हैं। यह विशेषताएं गुणसूत्रों में विद्यमान जीन में होती हैं। ये सारी जो विशेषताएं होती हैं वो इन गुणसूत्रों में जो जीन होते हैं उनमें होती हैं। और जीन क्या होता है? प्रत्येक जीन एक गुण या विशेषता को निर्धारित करता है। तो ये हो गई हमारी वंशानुक्रम की पूरी प्रक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। वंशानुक्रम के अब हम नियम देख लेते हैं। वंशानुक्रम के निम्नलिखित नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं। पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम। इसमें क्या होता है? इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता। जो बीज कोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार जो बीज कोश है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये होता है बीज कोश की निरंतरता का नियम। अगला नियम है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चे भी उनके बुद्धिमान होंगे। अगर माता पिता उनके मंदबुद्धि हैं तो उनके बच्चे भी मंदबुद्धि हैं। इसी प्रकार शारीरिक संरचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। ये होता है समानता का नियम। अब है विभिन्नता या विविधता का नियम। बालक अपने माता पिता से बिल्कुल समान न होकर वो थोड़ा सा भिन्न होता है। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक भी एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग, स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं विभिन्नता का नियम। अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि जो विशिष्ट गुणों के बजाय वो सामान्य गुण हैं वह अधिक विवरण करके लोगों में अधिक वितरित करती है। और यह देखा जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति थे उनके जो बच्चे हुए थे वो उनमें इतनी ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं थी। जैसे आप अकबर को ही देख लीजिए, है ना, उसका पुत्र इतने बुद्धिमान नहीं था। धीरे धीरे बुद्धिमत्ता कम होती जाती है। अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित करते हैं वे गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये गुण होता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अगला नियम है मेंडल का नियम। मेंडल ने यहाँ पर 2 नियम दिए थे। एक नियम को हम कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रेगेशन। पृथक्करण के सिद्धांत यह बताता है कि जो गुण पहली संकर पीढ़ी में दबा हुआ था या छिपा हुआ था वे समाप्त नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो दबा हुआ था पिछली पीढ़ी में वो समाप्त ही हो गया, हो सकता है वो इस पीढ़ी में आ जाए, बल्कि बाद की संकर पीढ़ी की के कुछ सदस्यों में वो दिखाई दे सकता है। तो ये होता है पृथक्करण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा है स्वतंत्र छठिए का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस सिद्धांत में क्या होता है? यह बताता है कि किसी एक आनुवांशिक जेनेटिक ट्रेट, आनुवांशिक गुण का विवरण दूसरे आनुवांशिक गुण के विवरण से प्रभावित नहीं होता। अर्थात वे एक दूसरे, ये जो गुण हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये था मेंडल के नियम। तो इस तरह से हमने वंशानुक्रम के नियम यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है।
बालक के जो व्यक्तित्व है उसके प्रत्येक पहलू पर वंशानुक्रम का प्रभाव, हेरिडिटी का प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रभाव का वर्णन करेंगे। पहला जो प्रभाव है वो मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक का मत है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। दूसरा प्रभाव है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। कार्ल पियर्सन का मत है कि यदि माता पिता की लंबाई कम या अधिक होती है तो उनके बच्चे की लंबाई भी कम या अधिक होती है। अगला प्रभाव है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। किनवर्ग का मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है। यही कारण है कि अमेरिका की जो श्वेत प्रजाति है निग्रो प्रजाति से श्रेष्ठ है। अगला प्रभाव है व्यवसाय की योग्यता पर प्रभाव। कैटल का मत है कि व्यावसायिक योग्यता का मुख्य कारण वंशानुक्रम, हेरिडिटी है। वह इस निष्कर्ष पर अमेरिका के 885 वैज्ञानिकों के परिवार का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप पहुंचे। उसमें उन्होंने पाया कि उनके परिवार में 2/5 व्यवसायी वर्ग के लोग थे, 1/2 उत्पादक वर्ग के और केवल 1/4 कृषि वर्ग के थे। तो इससे पता चला कि जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव व्यवसायिक की योग्यता, जो पुराने आपका वंशानुक्रम है उसकी आपकी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। अब है सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। विंसिप का मत था कि गुणवान और प्रतिष्ठित माता पिता की संतान प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। ये हो गया सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। अब चरित्र पर प्रभाव। डगडेल का मत है कि चरित्रहीन माता पिता की जो संतान है वो चरित्रहीन होती है। तो इस तरह से ये वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ा ये आपको यहाँ पर देखने मिला। अब हम देखते हैं कि जो वातावरण का प्रभाव है वो किस तरह से पड़ता है। तो वातावरण का प्रभाव जो सबसे पहले शारीरिक अंतर पर पड़ता है। फेंजबोन्स का मत था कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया कि जो जापानी और यहूदी अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है। तो ये जो है ना प्रभाव वातावरण का हुआ कि उनकी जो शारीरिक लंबाई है वो बढ़ गई अचानक से। अगला है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर जो मानसिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसकी गति धीमी हो जाती है। अगला है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। क्लार्क का मत है कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। उसने यह बात की अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षा लेकर उन्होंने ये सिद्ध किया। उसने समान अनेक विद्वानों का मत है जो उसके क्लार्क के समान है, अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर है इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं हुआ। अगला है बुद्धि पर प्रभाव। कैंडल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। अगला है व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले का मत है कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। उसने सिद्ध किया है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। अगला है अनाथ बच्चों पर प्रभाव। अब कुछ बच्चे अनाथ हैं, उनको अगर एक अनाथालय में रखा गया और अच्छे से पालन पोषण वहाँ पर उसको मिला तो जो बच्चा है वो अपने जो माता पिता है वो उनसे अच्छा सिद्ध हुआ। तो ये प्रभाव आपको वातावरण के कारण ही हुआ। जुड़वा बच्चों का प्रभाव। अब जुड़वा बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो बच्चे हैं उनको अलग अलग जगह रखा गया, एक को विलेज में रखा गया और दूसरे को सिटी में रखा गया। तो जो विलेज में रखा गया वो बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और कम बुद्धिमान निकला, जबकि इसके विपरीत जो दूसरा बच्चा था, दूसरा जुड़वा बच्चा था, वो शिष्ट, चिंता मुक्त और अधिक बुद्धिमान था। तो ये आप साफ साफ देख रहे हैं कि इसमें वातावरण का प्रभाव हुआ। अगला है बालक का बहुमुखी प्रभाव।
वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। किसी साथी को किसी भाग में दिक्कत आ रही हो तो वो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ ले। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।